विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, चैप्टर नंबर 5 में जेनेटिक्स आती है, जनीन विज्ञान, और इसी जनीन विज्ञान के तहत यहाँ पर एक टॉपिक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मतलब कि उत्पन्न होने वाली संतान यानी कि शिशु जन्म से पहले यह जानना कि उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा, लिंग निर्धारण कहते हैं। जैसे कि हमें पता नहीं होता कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है या लड़का, बस इन्हीं चीज़ों को जानने की जो पद्धति है वो लिंग निर्धारण कहलाती है। ये कैसे होते हैं, कब लड़की होगी कब लड़का होगा, कुछ लोगों के 2-3 लड़कियां हो जाती हैं या कुछ लोगों के 2-3 लड़के हो जाते हैं या फिर एक लड़की एक लड़का, ये कैसे होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करें सबसे पहले तो यहाँ पहले ये देखें कि सभी सजीवों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। आप पढ़ चुके हो पहले। क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर उन सभी सजीवों की अलग जातीयता रहती है। यहाँ पर वैज्ञानिक हैंकिंग ने कुछ कीटकों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रीय संरचना का पता लगाया। शुक्रजन मतलब शुक्र कोषों के निर्माण के समय उन्होंने देखा कि कुछ शुक्र कोष अलग प्रकार के हैं, यानी कि सभी सेम नहीं है। भाई यही देखते हुए उन्होंने देखा कि 50% में यह रचना है। एक रचना देखी उन्होंने, केंद्र की रचना उस क्रोमोसोम में, परंतु 50% में ये नहीं है। तो उन्होंने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। जिनमें ये रचना नहीं थी उन्हें एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, और जिनमें ये रचनाएं थी उन्हें एक्स क्रोमोसोम का नाम दे दिया। इस प्रकार से एक्स वाई जेड जैसे हम नाम लेते हैं, ABCD मैथमेटिक्स करते समय भी कभी कभी नाम लेते हैं कि माना कि रचना एक्स है, बस उसी प्रकार से उन्होंने इस रचना को जो स्पेशल देखी उसे एक्स का नाम दे दिया। यह भी देखा कि बहुत से कीटों में X0 प्रकार की संरचना पाई गई, यानी एक एक्स था दूसरा जीरो था। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि प्रत्येक सजीव में 2 क्रोमोसोम एक साथ जोड़ी पाए जाते हैं, या तो XX होते हैं या तो XY होते हैं। लेकिन मेंडल ने जो हैंकिंग ने देखा वो ये देखा कि नर में एक एक्स अलग था और कुछ में X0 था। सजीवों के 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसा यहाँ बताया जा रहा है, दैहिक और लैंगिक। 2 प्रकार क्रोमोसोम होते हैं। दैहिक मतलब शरीर रचना को बनाने वाले, और लैंगिक मतलब जननिक प्रदर्शन करने वाले। यहाँ पर देखें तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 जोड़ी के रूप में होते हैं। 23 जोड़ी में होते हैं, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। पेयर मतलब देखो इस तरह से बने होते हैं, एक ये दिखाई देगा, दूसरा साथ में ये, तो ये दोनों जोड़ी में ही रहेंगे, एक जोड़ी कहलाएगी। इसी प्रकार ड्रोसोफिला में देखें तो उसमें भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर एक जोड़ी में XX, दूसरी जोड़ी में XY नर में होगा। मनुष्य में देखें तो ड्रोसोफिला में देखें तो मादा समयुग्मी होती है XX। समयुग्मी मतलब दोनों क्रोमोसोम समान हो तो समयुग्मी, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो तो विषमयुग्मी XY। 2N मादा में X एवं X 2 लिंग सूत्र पाए जाते हैं, जबकि नर में यह विषमयुग्मी X और Y पाया जाता है। 2N नर X एवं Y 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए विषमयुग्मी हो गया। परंतु यहाँ पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में मादा विषमयुग्मी होती है, यानी कि ZW हेट्रोगेमिटस, और 2N में एक Z होगा और दूसरा W, जबकि नर में ये दोनों सेम होंगे, ZZ, समान गुणसूत्र होंगे। तो ये इसी आधार पर लिंग निर्धारण होता है कि कौन सा क्रोमोसोम जाकर कौन से प्रकार के एग सेल से फ्यूजन करेगा, उस पर डिपेंड करता है उत्पन्न होने वाली संतति का भविष्य। तो यहाँ नर में देखें तो यहाँ X और Y, ये Y अलग प्रकार का बना दिया और ये XX दोनों सेम प्रकार के बना दिए। इसी प्रकार पक्षियों में ये ZZ दोनों क्रोमोसोम सेम प्रकार के हैं, लेकिन ZW यहाँ पर ये अलग प्रकार का बना दिया। ये क्रोमोसोम में भिन्नता दर्शाने के लिए इस तरह से लिया जाता है। दूसरी बात करें तो मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए तो मानव में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 AA यानी कि 22 जोड़ी दैहिक और एक जोड़ी XY लैंगिक होते हैं, या XX होते हैं, XY होते हैं या XX होते हैं। XY होंगे तो नर होगा, XX होंगे तो मादा। मनुष्य में कुल उत्पन्न शुक्राणु की संख्या 50% X युक्त होगी, क्योंकि दो अलग अलग X और Y हैं,
तो 50% एक्स युक्त होंगे, शेष बचे 50% वाई युक्त होंगे। अलिंगी क्रोमोजोम तो होते ही हैं, साथ में लैंगिक क्रोमोजोम भी होंगे, जिन्हें हम लिखते हैं इस प्रकार से 22 AA प्लस एक्स एक्स या 22 AA प्लस एक्स वाई, इस तरह से लिखते हैं इनको हम। 22 जोड़ी दैहिक और एक एक सेक्स क्रोमोजोम, यहाँ पर 22 जोड़ी दैहिक और एक एक सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई, इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर अगर इनके युग्मक बनाएं, जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक बनाएं, तो अगर पेरेंट्स के अंदर दोनों क्रोमोजोम एक्स एक्स हैं तो ये मादा हो गई, मादा यानी कि इस तरह से नर ये हो गया, विषम युग्मी है, एक एक्स एक वाई। अगर इनके अंदर हमने युग्मक बनाए तो दोनों एक्स इस प्रकार के बनेंगे, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग प्रकार के बनेंगे क्योंकि दो क्रोमोजोम हैं, एक एक्स प्रकार का दूसरा वाई प्रकार का। अब इन दोनों के बीच में निषेचन करवाएं तो यहाँ ये वाले से इसको और ये वाले से इसको, इस तरह से दोनों एग सेल को दोनों क्रोमोजोम से गुणन कराएंगे तो 50-50% यहाँ जनरेशन मिलेगी, 50% मादा मिलेंगे, 50% नर। परंतु ये निश्चित नहीं हुआ कि नर होगा या मादा, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर ये वाई वाला क्रोमोजोम बॉडी के अंदर जाकर एक्स के साथ फ्यूजन करे तो नर पैदा होगा, अगर एक्स वाला जाकर के फ्यूजन करे तो मादा होगा। इससे नक्की हो सकता है, यानी कि नक्की कौन कर रहा है? शुक्र कोष, अर्थात जवाबदारी किसकी? नर की। तो नर में अगर एक्स क्रोमोजोम हो तो मादा बनेगी, अगर वाई हो तो नर बनेंगे। अगर यह मधुमक्खी के अंदर इस तरह से देखें लिंग निश्चय, तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उनके द्वारा क्रोमोजोम के समुच्च की संख्या पर, समुच्च मतलब कितने एन है, पर निर्भर करता है, आधार रखता है। एक अंडक एवं एक शुक्राणु के से उत्पन्न एक मादा रानी मक्खी बनती है, जबकि अगर फलन ना हो, निषेचन ना हो, अनिषेचित अंड अनिषेक जनन कहलाता है, और ऐसी जो मधुमक्खी है वो नर में विकसित हो जाती है। अर्थात मधुमक्खी में मादा में 32 क्रोमोसोम्स हैं, नर में केवल 16 होते हैं, इसलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री ही होता है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से मादा मधुमक्खी में दो 16 क्रोमोजोम युक्त रचनाएं बनती हैं, जो कि यहाँ अनिषेक जनन द्वारा नर मधु में बदल जाता है, जबकि निषेचन जो करेगा वो मादा मधु बन जाता है। इसी वजह से देखिए मित्रों, यहाँ पर इस मादा का नर पिता है और माता है, लेकिन इस नर का कोई पिता नहीं है, बिना पिता के नर बन जाता है। अर्थात इसका दादा तो होगा, इस नर का दादा तो होगा, लेकिन पिता नहीं होगा, यानी बिना पिता के पुत्र का निर्माण यहाँ मधुमक्खी में संभव है, जबकि मादा मधुमक्खी के लिए नर और मादा दोनों होते हैं। इस प्रकार से इसकी माँ तो होगी लेकिन पिता नहीं होगा और दादा होगा। मधुमक्खी में लिंग निषेचन की बात यहाँ पर इस तरह समझ में आई। अब इसके बाद में आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब जैसा कि नाम से पता चला परिवर्तन, अर्थात अचानक आया परिवर्तन, एकदम से कोई परिवर्तन आ जाए। यह वह प्रक्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। डीएनए अनुक्रम मतलब जैसा कि आप लोगों ने डीएनए की संरचना पढ़ चुकी है 11th क्लास में, तो डीएनए इस तरह का होता है। यहाँ पर ATCG 4 अक्षर होते हैं। अब ATCG में से यहाँ T के सामने A, C के सामने G, C के सामने G, A के सामने T, या इस तरह क्रम आया होता है। आप लोग जानते हैं A के सामने हमेशा द्विबंध द्वारा T और G के सामने हमेशा त्रिबंध द्वारा C आया होता है। परंतु यदि किसी कारण से इस डीएनए की संरचना में इसके लिखावट में गड़बड़ हो जाए, चेंज हो जाए, तो जीन परिवर्तन हो जाता है। इसमें अगर टुकड़ा टूट करके दूसरी जगह लग जाए तो पुनर्योजन हो जाता है, तो जीनोटाइप व फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन भी डीएनए में परिवर्तन लाया गया एक प्रकार है, अपने पुनर्योजन पढ़ चुके हैं। डीएनए खंड में कमी, अधिकता या स्थान परिवर्तन गुणसूत्र की रचना में परिवर्तन ला देता है। अगर ये यहाँ से टूट करके यहाँ जुड़ जाए या यहाँ से गायब हो जाए तो सारी चीजें डीएनए की खामी उत्पन्न कर देती हैं इनकी परिवर्तन के कारण। परंतु इसमें एक शब्द और है, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब कोई भी रचना में 2, 3, 4, 5, 6 जगह हो जाए तो म्यूटेशन। परंतु यदि कोई एक जगह पर, जैसे मैंने यहाँ राउंड किया हुआ ग्रीन से, अगर किसी कारण से ए अकेला या ए के साथ टी
युग्म जोड़ी, युग्म जोड़ी कहेंगे इसको, क्षार युग्म, इसे क्या कहेंगे, क्षार युग्म। ये क्षार हैं दोनों, तो युग्म मतलब जोड़ी, पूरा गायब हो जाए या कोई एक ही केवल गायब हो जाए, तब इसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु मतलब हमें निश्चित रूप से पता है कि ये जगह पर इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है और ये गायब हो गया है, इसलिए इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है कि हमें पता है कि एटीसी, एटीसी एक शब्द है और इसके द्वारा एक प्रोटीन बनती है निश्चित प्रकार की, लेकिन अगर यह एटीसी की जगह पर एजीसी हो जाए तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी जो प्रोटीन बननी चाहिए थी। मान लीजिए रुधिर के निर्माण के लिए एटीसी की प्रोटीन एक निश्चित प्रकार की रचना बना रही है, हीमोग्लोबिन बना रही है, लेकिन ये एटीसी न रह करके ये एजीसी बन जाए तो रुधिर की प्रोटीन नहीं बनेगी और रुधिर कैसा उत्पन्न होगा, खामी युक्त। बस वही कमी यहां पर हुई है सिकल सेल एनीमिया में, खाली एक शब्द की कमी, जो कि अगले हम टॉपिक में बताएंगे निश्चित चित्र बना करके कि कौन से नंबर की प्रोटीन किस प्रकार से बदल गई। डीएनए के क्षार युग्म में घटने बढ़ने की क्रिया को फ्रेम शिफ्ट कहते हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है इससे। नेक्स्ट है आनुवंशिक विकार के प्रकार और आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार क्या है, यानी यही जो हमने अभी बताया उसी में क्रोमोसोम के अंदर कोई खामी हो जाए तो उसे हम आनुवंशिक विकार कहते हैं। यहां पर देखिए परिभाषा में, सजीवों में होने वाली जननिक खामी जीन परिवर्तन द्वारा होती है जिसे आनुवंशिक विकार कहते हैं। जीन परिवर्तन, जीन कहाँ आए होते हैं, क्रोमोसोम पर। पहले पढ़ चुके हो तुम लोग मेंडेलियन में, पढ़ चुके हो कि क्रोमोसोम कहां पर आए होते हैं, केंद्रक में। जीन कहां आए होते हैं, क्रोमोसोम पर। तो बस इसी आधार पर यहां हम देखें तो आनुवंशिक विकार में वंशावली विश्लेषण करें, जैसे माता पिता, जैसे मान लीजिए मेरे को डायबिटीज है तो मेरे माता पिता डायबिटिक थे कि नहीं ये जानने के लिए, या मेरे पुत्र पुत्रियां डायबिटीज होंगे कि नहीं, ये सब बातें जानने के लिए हम वंशावली विश्लेषण करते हैं। उनकी वंश की वंशावली को खंगालते हैं और पता चलता है कि खरेखर क्या प्रॉब्लम रही है। अगर वो आनुवंशिक खामी है तो पता चल जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस, कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के वंशानुगमन का अध्ययन विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष के एक विशिष्ट लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाना होता है, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या किसी के माता पिता कलर ब्लाइंडनेस, रंग अंध हैं, तो उनके अंदर रुधिर नहीं बनता है। तो इन बातों को जानने के लिए कि उनमें क्या खामी है ऐसी जो उनकी संततियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, इसका उपयोग विशिष्ट लक्षण, असामान्य रोग, आनुवंशिक रोग को पता लगाने में किया जाता है। आनुवंशिक रोग यानी कोई भी आनुवंशिक रूप से रोग है तो हम इसका पता लगा सकते हैं आनुवंशिक विश्लेषण द्वारा। वंशावली विश्लेषण में कुछ महत्वपूर्ण प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जो प्रतीक इस तरह से हैं, इनका ये सिंबल्स लिए हैं हमने जानने के लिए, पहचानने के लिए, जिनके द्वारा हमें पता चलेगा कि खरेखर वास्तव में लक्षण और किसी के जीन किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए। यहाँ पर ये अगर चौरस चित्र बना है तो नर, गोल बना है तो मादा। अगर चौरस में रेड कलर है या कोई कलर लगा दिया है तो ये अभिरंजित हो गया, यानी कि प्रभावित नर, रोगी। और अगर राउंड के अंदर रेड कलर है, प्रभावित मादा। अगर दोनों को लिंक से जोड़ दें यानी कि दोनों की शादी हो चुकी है, मैथुन हो चुका है। और अगर डबल लीटी हो तो किसी रिश्तेदार के साथ शादी हो और सम रक्त मैथुन हो, तब हम इस तरह का चिन्ह बनाएंगे। अगर इन चिन्ह के साथ में हम नीचे संततियां जोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक पितृ पीढ़ी पेरेंट्स हो गए और एक पुत्र पीढ़ी युग्मक बना करके पुत्र पीढ़ी हो गए, सन। और अगर इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला ये रेड कलर का दिखाई देता है, मतलब ये कि दोनों पितृ स्वस्थ हैं परंतु संतान में रोग उत्पन्न है। ये कैसे होता है आगे बताएंगे। अगर इस तरह से किसी काउंस के अंदर, कोई भी काउंस में, गोल में या चौरस में संख्या लिखी हो 3, 4, 5, तो इसका मतलब ये है 5 लिखा है तो 5 संततियां, 3 लिखा है तो 3 संततियां। इस प्रकार से लिखावट में होता है। अगर इसकी वंशावली, प्रतीकात्मक वंशावली का अध्ययन करें तो
यहाँ पर ये एक रोगी। अब यहाँ पर हम ये दो प्रकार की होती हैं, एक दैहिक और लैंगिक। दैहिक रंगसूत्रों में होगी तो ये दैहिक असर दिखाएगी। प्रभावी है यानी कि पहली पीढ़ी में असर दिखाएगी। अप्रभावी है इसका मतलब पहली पीढ़ी में असर नहीं भी दिखा सकती और दिखा भी सकती है। इस चीज को देखने के लिए हम इसे अध्ययन करें तो ये गोल राउंड है, समझ में आ गया। फीमेल है, ये मेल है, रोगी फीमेल है। रोगी फीमेल से अगर उसकी संतानों में रोगी उत्पन्न हो तो ये रोगी महिला, ये रोगी पुरुष। और अगर बिना रोगी से क्रॉस कराएं तो बिना रोगी प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि ये अलिंगी क्रोमोसोम पर होने वाला प्रभावी विश्लेषण रोग है, प्रभावी है, अलिंगी है और प्रभावी है। अगर यहाँ पर एक फीमेल रोगी है और सामान्य है तो यहाँ पर एक फीमेल रोगी बन सकती है। परंतु अगर एक वाहक है और इसे अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी बात करें, अप्रभावी का मतलब अगर एक वाहक है तो भी ये रोगी उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर देखिए ये चौरस है, यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर दोनों में से किसी को रोग नहीं है परंतु ये वाहक होगी। जैसे हम लिखें ए कैपिटल और ए कैपिटल प्लस, यानी कि ये वाहक प्रकार का है, प्लस है। यहाँ पर ए और ए सामान्य, दैहिक इसलिए ए लिखा है, सेक्सुअल होता है इसलिए एक्स वाई लिखते। तो यहाँ पर उत्पन्न हुई संतति में एक फीमेल और एक मेल दोनों रोगी निकले। तो बिना रोगी से भी रोगी हुए और बिना रोगी से रोगी होकर के, यहाँ पर ये माता पिता बिल्कुल रोगी नहीं थे फिर भी रोग उत्पन्न हुआ था, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अर्थात ये अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण है, क्योंकि इनके अंदर जीन जो रहे वो जीन रोगी रहे होंगे। यानी कि पूरे रोग जीन नहीं, कुछ जीन जो छुपे हुए हैं यहाँ पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाहक के रूप में जानते हैं, उनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। दूसरा जो है वो क्रोमोसोमी विकार है, जिसको हम यहाँ पढ़ाएंगे। दो तरह के विकार होते हैं आनुवंशिक, एक मेंडेलियन विकार यानी कि जो जीनों में हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, एक जोड़ी क्रोमोसोम है, एक जोड़ी क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड होती हैं। ये सामान्य अवस्था है जिसमें ये रेड कलर का मैंने जो भाग दिखाया इसमें सारे जीन लगे हुए हैं, एक भी जीन गायब नहीं है, तो सामान्य स्थिति हो गई। परंतु यदि कोई जीन गायब हो जाए, देखिए मैंने यहाँ से 2 जीन को गायब कर दिया है। अगर 2 जीन गायब हो गए यहाँ से, इसका मतलब ये है कि मेंडेलियन विकार उत्पन्न हो चुका है, एक जीन गायब हो चुका है जिससे उत्परिवर्तन होगा और ये जीन गुणसूत्र पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा विकार है क्रोमोसोमी विकार, मतलब कि क्रोमोसोम पूरा का पूरा, अर्थात एक से अधिक जीन धारण करने वाला क्रोमोसोम पूरा का पूरा, जोड़ी की हानि या अधिकता हो जाए तो उसे कारण से शरीर में आंतरिक खामी उत्पन्न हो जाती है। इसमें सामान्य जोड़ी, एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम हैं, यहां पर अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए पूरा तो 3 हो गए, तो ये असामान्य हो गया, और अरे कम हो जाए तो भी असामान्य हो गया। इसलिए ये असामान्य अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं, ये बहुत भयजनक होती हैं। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया वगैरह इसके उदाहरण हैं। तो इस मेंडेलियन विकार को विस्तार में देखें तो मैंने अभी बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर ये रोग हैं मेंडेलियन विकार के, फिनाइलकीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता आदि के बारे में हम आगे टॉपिक में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि ये रोग कैसे उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से क्रोमोसोम पूरे या उनके जीन परिवर्तन होने से ये स्थितियां बनती हैं। थैंक यू दोस्तों।